हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय। फिर ऑप्शंस है वाटर, अल्कोहल, ईथर और मरकरी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है। इट इज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो जिस लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा उसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। ठीक है, तो वाटर, अल्कोहल और ईथर और मरकरी, इन चारों लिक्विड में से कौन से लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कौन सा लिक्विड सबसे ज्यादा विस्कस है। ठीक है, मींस जिसकी वेपर आसानी से नहीं बन सकती है ना। तो देखो ऑब्वियसली बात है, मरकरी सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड होता है इनमें से, है ना। तो मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसका वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। तो आंसर क्या होगा? मरकरी। ओके, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml 0.5 कैपिटल M H2SO4 सॉल्यूशन डायरेक्टेड टू 500 ml। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक H2SO4 का सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी इनिशियल मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.5 और इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 30 ml। फिर इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया 500 ml तक, दैट मींस फाइनल वॉल्यूम है 500 ml। तो हमें फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो आसानी से समझ जाएगा। मींस हम जब डाइल्यूशन इक्वेशन यूज करेंगे तो सिंपली MI/VI इक्वल्स टू MF/VF। ओके, MI की वैल्यू 0.5 इंटू 30 इक्वल्स टू MF की वैल्यू निकालनी है इंटू फाइनल वॉल्यूम है 500 ml। यहाँ से MF की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको बना लोगे आराम से आप लोग, है ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। A solution is obtained by mixing 200 gram of 30% and 300 gram of 20% solution by weight of solute. What is the percentage of solute in the final solution? ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हो अगर आप लोगों को लॉजिक क्लियर होगा तो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक सॉल्यूशन है जो कि 30% सॉल्यूट है इन 200 ग्राम सॉल्यूशन। मींस फर्स्ट सॉल्यूशन के 200 ग्राम में सॉल्यूट 30% अवेलेबल है। ओके, फिर सेकेंड केस में 20% सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, फिर दोनों को मिक्स कर दिया गया। तो मिक्स करने पर फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, ओके, फाइनल सॉल्यूशन, उसमें आप लोगों को सॉल्यूट का परसेंट निकालना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 200 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास फाइंड आउट कर लोगे मास फाइंड आउट कर लोगे और 300 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां से आप लोगों का सॉल्यूट का मास आ जाएगा और यहां से भी सॉल्यूट का मास आ जाएगा। दोनों मास को ऐड करोगे तो फाइनली वो मास कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा? 500 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। तो फाइनल सॉल्यूट कैसे निकालोगे आप लोग? तो 30% ऑफ 200, 30/100 इंटू 200 ऐसे निकालते हैं अपन परसेंटेज, है ना। कितना जाएगा? इट इज 60 ग्राम। ओके, फिर यहाँ पर 20%
ऑफ 300, तो यहां पर भी कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ रहा है। ओके, तो ये पहले सॉल्यूशन में कैसे निकालोगे, परसेंटेज 60 प्लस 60 दैट इज 120 अपॉन टोटल मास, तो 200 प्लस 300 दैट इज इक्वल्स टू 500 इनटू 100। इसको सॉल्व करके आराम से निकाल लो, है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी Na प्लस आयन आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.25 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि 0.25 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन के 100 ml में हमें Na प्लस आयन के पार्टिकल, मतलब Na प्लस आयन कितने होंगे वो निकालना है, नंबर ऑफ Na प्लस आयन। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला M इंटू V। ठीक है, तो M की वैल्यू है 0.25 इंटू वॉल्यूम है 0.1, 100 ml लीटर में कितना होगा 0.1 लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो इससे क्या आएगा, मोल्स ऑफ NaCl आएगा। ओके, फिर देखो NaCl के जितने मोल्स आएंगे उतने ही मोल्स किसके होंगे, Na प्लस के होंगे, क्योंकि जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा, तो जितनी क्वांटिटी या फिर जितने पार्टिकल्स NaCl के उतने ही पार्टिकल्स Na प्लस के बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी फिर आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए फिर देखो यहाँ पर आप लोगों का मोल आएगा, उस मोल को आप लोगों को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइनली नंबर ऑफ Na प्लस आयंस निकालने होंगे। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन अ सैंपल ऑफ स्पिरिट कंटेनिंग 85% इथेनॉल बाय मास। तो एक सैंपल है स्पिरिट का, स्पिरिट मींस अल्कोहल, जिसमें 85% अल्कोहल प्रेजेंट है। ओके, तो 85% अल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो उसमें उसका मीनिंग क्या हुआ, बाय मास है ना, बाय मास। इट मीन्स 85 ग्राम C2H5OH है और रिमेनिंग दैट मीन्स 15 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो 85% ऑफ अल्कोहल सॉल्यूशन बाय मास का मतलब क्या है कि 85 ग्राम ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम हुआ तो ये अगर खुद 85 है तो वाटर कितना होगा, 15 ग्राम होगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का, X ऑफ C2H5। तो यहां पर आप लोग क्या निकालोगे, मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, प्लस N ऑफ H2। थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी आप लोगों को, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो फिर मास दिया हुआ है, मास से मोल्स निकाल लोगे, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। फिर यहाँ पर मास दिया हुआ है, तो मास से मोल्स निकाल लोगे, मास अपॉन मोलर मास, फिर मोल्स की वैल्यू पुट करोगे फाइनली, फिर आप लोग कैलकुलेशन करके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर ml। ओके, और बोल रहा है कि 120 ग्राम 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। ओके, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप लोग मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और हमारा सॉल्यूट क्या है, यूरिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली निकाल लोगे, इट इज मास अपॉन मोलर मास। यूरिया का मोलर मास गिवन है ना, 60 गिवन है। तो यहाँ से यूरिया का मोल्स आ गया, बस अब क्या बच जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, डेंसिटी की डाटा से। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 120 प्लस 1000, ठीक है ना। ये सॉल्यूट का मास और ये सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का मास आता है, यहाँ पर पुट कर सकते हो। फिर अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम को यहाँ पुट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लोगे, उससे n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को 7 पढ़ते हैं ताकि हमारी जीत हो, है ना। चलिए, हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर एट 298 केल्विन इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0.5 atm एंड KH ये सॉल्युबिलिटी वाले मींस हेनरीज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1.4 into 10 to power of -3 मोल पर लीटर ATM, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ऑक्सीजन के का कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, मास फाइंड आउट करना है। वो कैसे पता चला हमें, ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन 22.4 मिलीग्राम, 22.4 ग्राम इस तरीके से दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे पहले तो KH की वैल्यू गिवन है 1.4 into 10 to power -3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर फिर ATM, ठीक है। तो KH का फॉर्मूला क्या बनेगा, KH इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, KH इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू, अब KH की वैल्यू गिवन है 1.4 into 10 to power of -3 मोल पर लीटर ATM इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 100 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 ml, ओके, यहाँ पर 100 ml। फिर पार्शियल प्रेशर है 0.5 into 0.5 atm, ठीक है। तो यहाँ पर मिलीलीटर में और यहाँ पर लीटर में, तो पहले सेम यूनिट में करना पड़ेगा इसको, दैट मींस 100 ml मींस 0.1 लीटर, ओके। तो देखो लीटर से लीटर कैंसिल, एटीएम से एटीएम कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया, मोल बच गया। तो आप लोग क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे 1.4 into 0.5 into 10 to power of -3, ठीक है। इससे आ जाएगा आप लोग ये मोल्स, फिर मोल से आप लोग मास निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन with PA greater than PB, which of the following statement is true? Which of the following expression is true? तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि PA is greater than PB. It means लिक्विड A का वेपर प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड B का वेपर प्रेशर कम है, मींस लिक्विड A ज्यादा वॉलेटाइल है, मींस इसकी वेपर ज्यादा बनती है ना। तो हमें बताना है कि कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है, मोर वॉलेटाइल, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसकी ए की वेपर ज्यादा बनती है, तो जिसकी ज्यादा वेपर बनती है वो ज्यादा वॉलेटाइल कहलाता है ना। तो ए की वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ए की वेपर्स ज्यादा बनेगी, और ए की वेपर ज्यादा बनेगी तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ XA इन वेपर फेज will be
greater than the mole fraction of liquid A in liquid phase। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन। A solution containing 12.5 gram of non-electrolyte substance in 185 gram of water showing boiling point elevation of 0.80 Kelvin. Calculate the molar mass of the substance। तो ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि 12.5 ग्राम सॉल्यूट है, उसको 185 ग्राम वाटर मीन्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन डेल्टा टीवी 0.8 मिला है ना। तो हमें सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो हम रिलेशन यूज, और के भी दिया हुआ है वाटर का कितना 0.52। ठीक है, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? के बी इंटू स्मॉल एम मोलैरिटी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दैट इज, अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एमएम ऑफ solute into weight of solvent in kg। सब फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ना। तो 0.80 इक्वल्स टू केबी की वैल्यू 0.52 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 12.5 ग्राम, सब वैल्यूज गिवन है। आप लोगों को केवल एमएम ऑफ सॉल्यूट निकालना है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 185। 185 ग्राम में ये किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। तो 185 अपॉन 1000। ठीक है, फिर आप लोग एमएम की वैल्यू निकाल लो। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव। तो एक सॉल्वेंट है ना, और दूसरा सॉल्यूशन है, उसमें भी वही सॉल्वेंट है, सेम सॉल्वेंट है। ओके, तो इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया और इसमें भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों की मोलैरिटी सेम है तो इस सॉल्यूशन में जो डेल्टा टी भी होगा वही डेल्टा टी भी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसमें भी होगा। मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सेम। ओके, सिमिलरली डेल्टा टी एफ ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों की मोलैरिटी सेम है। अब मोलैरिटी सेम मींस इसके इस सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इस सॉलिड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या आएगा? सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में CaCl2 दिया हुआ है, CaCl2 जिसके I की वैल्यू गिवन है 2 बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2.47। उसको डिसॉल्व किया गया 2 लीटर वाटर में। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर 0.5 atm और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन। तो बताना क्या है? इसकी अमाउंट, मास बताना है, मास क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे पाई इक्वल्स टू, अब ये
सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक है और I की वैल्यू भी गिवन, तो पाई इक्वल्स टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी इक्वल्स टू I की वैल्यू 2.47 इंटू कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ CaCl2, mm ऑफ CaCl2 आप लोग आराम से निकाल सकते हो, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5, ठीक है। फिर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 2 लीटर, ओके। तो ये हो गया सी का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू अब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू एटीएम के टर्म्स में लेनी है, दैट मींस 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इससे आप लोग क्या निकाल लोगे, और हाँ पाई की वैल्यू कितनी हो रहा है 0.5, तो क्या बच गया सिर्फ एम ऑफ सॉल्यूट बचा है, ठीक है। और ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट गिवन हमारे पास, स्टेटमेंट गिवन है 4 ऑप्शंस में से, उसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रेशर ही होता है ना। फिर इन द रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लोगों ने रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा होगा बुक्स में कि जब हम यहां पर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ना, उस सॉल्यूशन पे प्रेशर अगर हम लगाएं मोर देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो क्या होगा, एक रिवर्स प्रोसेस होगा, मींस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन तक में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, from a lower concentration of solute to region of higher concentration। उल्टा दिया हुआ है, मींस ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, ठीक है। चलिए अब देखो थर्ड, अब हमें आंसर तो मिल ही गया है बट फिर भी चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस। द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सही है, अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग वैल्यू होता है Kb का, ठीक है, और Kf का, दोनों का। फिर थर्ड है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज RLVP, इसमें इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन एक डायमेंशनलेस है क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल्स की यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ओके। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, 4 liter of 0.02 capital M aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of resultant solution is, तो एक सॉल्यूशन इससे कोई सेम टाइप का डाइल्यूशन वाला M1 V1 equals to M2 V2 आराम से बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14, the value of Henry's law constant for some gases is given below. Arrange the gases in the increasing order of their solubility. H की वैल्यू दी हुई है, हाइड्रोजन की वैल्यू दी हुई है, मींस कुछ गैसेस हैं उनके KH की वैल्यू गिवन है, हमें ये बताना है कि उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, ओके। तो जिसका KH कम होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जिसका KH ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आप लोग आराम से उसको अरेंज कर सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है।
चलिए 1 सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि when a gas is bubbled through water at 290 Kelvin, a very dilute solution of gas is obtained. Henry law constant KH की वैल्यू दी हुई है 100 किलो बार। If the gas exert pressure of gas 1 bar, the number of moles of gas dissolved in water, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमें फाइंड आउट करना है कितने में, इन 1 लीटर वाटर। ओके, तो देखो इस बार KH की वैल्यू के साथ यूनिट प्रेशर का यूनिट है, तो हम जो फॉर्मूला हमने देखा था उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इट इज पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर अपॉन KH इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर 1 बार, ओके, अपॉन KH 100 किलो बार। तो बार से बार कैंसिल, तो क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 किलो मीन्स 10 टू पावर ऑफ 3 और मल्टीप्लाई होंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा 10 टू पावर ऑफ 5। ठीक है, फिर देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ओके, फिर उसके बाद देखो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, फिर देखो मोल फ्रैक्शन आया था 1 अपॉन 10 टू पावर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन, यहाँ पर सिर्फ हम क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1 अपॉन 10 टू पावर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन, अब मोल्स ऑफ वाटर, तो 1 लीटर में कितना ग्राम होता है वाटर का, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास अपॉन मोलार मास, ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 55.5 आता है ना। तो ये आ गए मोल्स, उसके बाद सिर्फ क्या बच्चे आप लोगों का कैलकुलेशन बच गया, है ना, इसे आप लोग आसानी से मोल्स निकाल सकते हो। ओके, चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X, कोई लिक्विड X है जिसका P नॉट दिया हुआ है 2 atm और फाइनली उस पर सॉल्यूट डिसॉल्व करने पर उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm, 1 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है और 20 ग्राम one second, it is lowered to vapor pressure of pure liquid is 2 atm, it is lowered to 1 atm on dissolving 1 gram of Y, 1 gram solute जो कि Y है in 20 gram of solvent X. If the molar mass of X, इसका मोलर मास कितना गिवन है 200, तो हमें इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटिव हो गई वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
दैट इज y अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पर P नॉट 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास कितना है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास फाइंड आउट करना है y का अपॉन 1 अपॉन MMy प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट x कितना 20 मास अपॉन मोलर मास 200। तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप लोग और मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। गिवन बिलो आर film mixture formed by mixing two components, which of the following parallel mixture will have the same composition in liquid and vapor phase। मीन्स इनमें से कौन सा मिक्सचर है जिसके वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम कंपोजिशन होगा। मीन्स ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट हुआ। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो पहला फर्स्ट दिया हुआ है इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, तो ये भी क्या बनाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। सेकंड नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर बेंजीन प्लस टॉल्विन, तो बेंजीन और टॉल्विन ऑलमोस्ट सेम फैमिली के हैं, तो उनके बीच में जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, फिर इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, तो ये दोनों भी सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके द्वारा भी आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे और थर्ड और फोर्थ आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो कौन से मिक्सचर, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 18। Grapes are placed in 3 beakers X, Y and Z containing different types of solution are shown in the figure। तो एक डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, 3 अलग अलग कंटेनर हैं, ये कंटेनर X, ये Y और ये Z। तो इसमें एक अंगूर है, अंगूर खाते हो ना, मीठा अंगूर है ये। ठीक है, खा लेना इसको, बढ़िया मजा आएगा। फिर दूसरा डायग्राम जिसमें अंगूर फूल गया और तीसरा डायग्राम जिसमें अंगूर श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर X में वाटर प्रेजेंट है तो Y और Z क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो। ठीक है, और हाइपरटोनिक मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन सॉल्यूशन से ज्यादा। ओके, तो देखो अंगूर फूलेगा कब, जब अंगूर के अंदर पानी जाएगा। ठीक है, अब अंगूर के अंदर पानी जा रहा है, इसका मतलब अंगूर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, अब इसको लॉजिक से समझो आप लोग कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है ना। अब देखो ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है, ऑस्मोसिस कहां से कहां होता है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। ओके, तो देखो लो कॉन्सेंट्रेशन मींस लो ऑस्मोटिक प्रेशर और हाई कॉन्सेंट्रेशन मींस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मींस जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा, वहां से उस सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट जाएंगे जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, अंगूर फूल गया, तो अंगूर फूल गया इसका मतलब सॉल्वेंट कहां से कहां गए, वाटर से इस ग्रेप के अंदर गए ना, अंगूर के अंदर गए। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसका मतलब ये कैसा सॉल्यूशन है,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो मींस कॉन्सेंट्रेशन कम हो। ठीक है, तो Y कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर देखो Z क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहां पे अंगूर से बाहर सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इसका मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा तो कैसा सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो Y क्या कहलाया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और Z क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question 19. In which of the following statement is correct about the diffusion and osmosis? First statement है, in osmosis a semi-permeable membrane is used while diffusion is without membrane. ठीक है, osmosis specifically SPM से थ्रू होता है ना, और diffusion तो कहीं भी हो सकता है। फिर second, in osmosis movement of molecules occur in one direction while in diffusion movement occurs in all direction. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना, कि ऑस्मोसिस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, एक नेट मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर थर्ड, इन ऑस्मोसिस ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव व्हाइल इन डिफ्यूजन बोथ सॉलिड एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव। बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है ना, मींस तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, बट सेकंड स्टेटमेंट आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर इन वन डायरेक्शन वायर इन डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन के रिस्पेक्ट में डिफरेंस बता रहा है ना, कि डिफ्यूजन में दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और ऑस्मोसिस में केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ठीक है, तो होने के लिए तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, मतलब पूरा 100% सही नहीं है। बट इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हो जिसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन मेन ऑप्शन में दिया हो, तो हमें सेकंड को भी करेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय रिलेशन पाई इक्वल्स टू mRT वेयर m इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज फॉर 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन फॉर ईच सॉल्यूट इज, तो यहाँ पर ऑर्डर बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। CaCl2, फिर NaCl, फिर CH3, COOH, फिर ग्लूकोज। सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ओके, तो पाई इक्वल्स टू, अगर हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर लगाए तो ये सेम है, ये तो कांस्टेंट है, और ये भी सेम है, तो ये तो हट गया, तो पाई किस पे डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा, है ना। अब देखो CaCl2, तो CaCl2 के लिए आई क्या आएगा, तो Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो इसके लिए n की वैल्यू हुई 3, तो आई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो दिया नहीं है तो 1, और वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% एज्यूम करते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आई 3। ओके, फिर NaCl, तो NaCl ब्रेक होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू 1, फाइनली 2 आएगी, है ना। इसके लिए आई की वैल्यू 2 आ रही है। ओके, फिर देखो CH3COOH, तो CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हमने इसका अल्फा 1 माना और इसमें भी अल्फा 1 माना, लेकिन इसमें हम अल्फा 1 नहीं मान सकते, है ना। तो 1 प्लस, अब ये भी टूटेगा तो 2 आयन भी टूटेगा, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो आई की वैल्यू 2 से कम आएगी, है ना। आई की वैल्यू लेस देन 2। ओके,
लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। ओके, चलिए फिर देखो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी आती है? एग्जैक्टली 1 आती है, क्योंकि ये कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और ये तीनों क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? CaCl2 का। और सेकेंड ऑप्शन में वैसा ही दिया हुआ है, CaCl2 ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम है और ग्लूकोज का मिनिमम है ना। ऑर्डर क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का? ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर देखो थर्ड, टू सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैरिटी आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंट सॉल्वेंट बोल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है? केबी इंटू स्मॉल एम। तो मोलैरिटी तो सेम है, लेकिन डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर केबी की वैल्यू डिफरेंट हुई तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में एक वीक बेस है BOH। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की मान है 0.1 कैपिटल M। उसका pH निकला कितना? 12। ओके, तो अब pH 12 निकल रहा है, इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻12। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? ये आप लोगों ने क्लास 11 में आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू 10⁻⁻14। तो OH कितना हो जाएगा? 10⁻⁻2। ठीक है, चलिए अब देखो, अब अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होता है? C इंटू अल्फा। ठीक है, सब 11 का कॉन्सेप्ट है ये। तो इससे C क्या है? 0.1। तो अल्फा कितना जाएगा? 10⁻⁻2 अपॉन C, दैट इज 0.1। ये कितना जाएगा? 0.1 मीन्स 1/10। तो ये आएगा 10⁻⁻1, दैट इज 0.1। तो ये आ गया अल्फा। उसके बाद हमें बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। ओके, तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ओके, तो देखो आई की वैल्यू, इसको ब्रेक करोगे तो B प्लस प्लस OH माइनस, है ना। तो इसमें n की वैल्यू 2 है, तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। ओके, तो 1 प्लस 1 इंटू अल्फा कितना है? 0.1। कितना है? 1.1। तो I आ गया 1.1 और कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है? 0.1 इंटू R इंटू T। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप लोग, है ना, और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 22। 0.004 कैपिटल M Na2SO4 सॉल्यूशन, Na2SO4 सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.004 कैपिटल M है, और दूसरा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 कैपिटल M है, और दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, मीन्स दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ओके, पाई ऑफ Na2SO4 इक्वल्स टू पाई ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बताना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 बताना है, दैट इज अल्फा बताना है। ठीक है, तो Na2SO4 के लिए पाई क्या लिखेंगे? I इंटू C इंटू R इंटू T, और इसके लिए
ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, तो आई क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली सी इंटू आर इंटू टी। ओके, तो यहाँ से आप लोग पहले आई निकाल लोगे, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.004 इक्वल्स टू यहाँ पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 है ना, आरटी आरटी कैंसिल हो गया, इससे आई निकल जाएगा। आई निकलने के बाद आई इक्वल्स टू 1 प्लस इसका एन कितना आएगा 3 आएगा, 3 माइनस 1 इंटू अल्फा, आई यहाँ से निकल जाएगा और अल्फा फिर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करो, 2 मिनट रुको फिर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a compound MX2 has observed and normal molecular mass, observed molecular mass कितना है 65.6 और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास 164। ओके, तो हमें बताना है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ MX2 क्या होगा, बस इसका अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए आई चाहिए, और आई का फॉर्मूला हमने सीखा था कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे, फिर आई की वैल्यू निकालने के बाद आई इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा से अल्फा की वैल्यू निकालोगे, और इसके लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, ये ब्रेक होगा तो कितना बनेगा 3 आयन बनेंगे टोटल, तो एन की वैल्यू 0 देगी। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ A, इसका P नॉट है 150 है ना, और 2 मोल ऑफ B जिसका P नॉट है 240। ओके, और जब इनको आपस में मिलाया गया, मिलाने पर जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकला एक्सपेरिमेंटली, जो ऑब्जर्व हुआ वो कितना हुआ 200। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे इसका वेपर प्रेशर बाय राउल्ट लॉ। तो P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा PT सॉल्यूशन बाय लॉ। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना आता है आप लोगों को, है ना। P नॉट की वैल्यू 150 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 2, दैट इज 1/3, प्लस P नॉट B 240 है इंटू 2 अपॉन 3। ओके, ये 150 प्लस 240 इंटू 2, दैट इज 480 अपॉन 3। ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 480, इट इज 0, 5, 8 प्लस 5 13, 630 है ना, 630 अपॉन 3, ये कितना आएगा 326 3130। ये आया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय लॉ, जो कि ज्यादा आ रहा है ना, और एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, कम आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर मींस लॉ से निकाले गए वेपर प्रेशर से कम आता है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन कैसा हुआ, नेगेटिव डेविएशन। ओके, चलिए फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 25, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर मींस सिंपली शुगर बोल सकते हैं तरीके से, 36 फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। तो वैसे तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है इसमें, तो 5% केन शुगर का सॉल्यूशन है, वो आइसोटोनिक है,
मींस इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X। तो इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 5% मीन्स 5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। ओके, जब आप लोगों के सामने ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएगा और उसमें सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज के टर्म्स में दिया हो, तो यूजुअली क्या एज्यूम करना होता है, परसेंट बाय वॉल्यूम, दैट इज m by v, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, तो 5 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, है ना। ऐसा देखो ना, पाई ऑफ केन शुगर इक्वल्स टू पाई ऑफ एक्स। तो C ऑफ केन शुगर इंटू R इंटू टी, और C ऑफ x इंटू R इंटू टी, R टी कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फिर नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना 5 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना 342 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। ओके, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट X, तो मास कितना 1 ग्राम अपॉन मोलर मास फाइंड आउट करना है इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, वहां पर भी 100 ml। 1% सॉल्यूशन ऑफ X मींस 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट X इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। फिर इससे आप लोग मोलर मास निकाल दो। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो जिसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू स्मॉल एम। ओके, तो केबी तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो जिसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो आप लोग आई भी फाइंड आउट कर सकते हो, और एम तो दिया हुआ है हर एक सॉल्यूशन का। ओके, यहाँ पर कैपिटल एम दिया हुआ है तो उसको स्मॉल एम एज्यूम करके क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो जब कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप लोग वहीं पे लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, on mixing heptane and octane forms an ideal solution. The vapor pressure of two liquid component heptane and octane, the vapor pressure of the solution obtained by mixing इतना इतना इतना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लेंथी है। आप लोगों को हेप्टेन का मास और ऑक्टेन का मास दिया हुआ है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है और हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो बताना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। इसको निकाल सकते हो आप आराम से। फिर Kf of water is 1.86 Kelvin kg per mole. If your automobile radiator holds 1 kg of water, how many grams? ये क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था, ठीक है ना। हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 29, persons are medically considered to have a lead poisoning if they have concentration greater than 10 microgram of lead per deciliter of blood. Concentration इन पार्ट्स पर बिलियन विल बी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो मैथमेटिकली सॉल्व करना है इसको। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 माइक्रोग्राम मीन्स 10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6 ग्राम ऑफ लेड। ओके, दैट मीन्स 10 टू पावर ऑफ -5 ग्राम ऑफ लेड, कितने में, पर डेसीलीटर, इन 1 डेसीलीटर। ओके, अब डेसी मीन्स 10 टू पावर -1 लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 100 ml। ओके, तो देखो यहां पर 100 ml ब्लड में कितना लेड प्रेजेंट है, 10 टू पावर -5 ग्राम लेड प्रेजेंट है। तो हमें निकालना है 1 बिलियन में। 1 बिलियन मीन्स 10 टू पावर ऑफ 9 ml ब्लड में कितना होगा, 10 टू पावर ऑफ -5 अपॉन 100 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 ग्राम। अब इसको सॉल्व करोगे
10 टू पावर माइनस 5 इंटू ये 100 ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 इक्वल्स टू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 ग्राम। तो ये कितना जाएगा 100 ग्राम। ओके, माइनस 7 प्लस 9 प्लस 2 बनेगा 10 टू पावर ऑफ 2 दैट मीन्स 100 ग्राम। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन है 350 केल्विन P0A इक्वल्स टू 300 टॉर्क और P0B इक्वल्स टू 800 टॉर्क, है ना। तो A और B का वेपर प्रेशर फ्लो स्टेट में दिया हुआ है। तो बताना है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर हैविंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 केल्विन। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट पे एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 atm और 1 atm मीन्स 760 mm of Hg। ओके, और जितना mm of Hg होता है उतना ही टॉर्क होता है, दैट मीन्स 760 टॉर्क। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। तो हमारा दोनों के मिक्सचर का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कितना होगा 760 इक्वल्स टू P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। अब ऑप्शन को देखो, XA के टर्म्स में आंसर लाया है ना, तो हमें XB को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA। ठीक है, तो क्या बनेगा 760 इक्वल्स टू P0A कितना है 300 इंटू XA प्लस P0B 800 इंटू 1 माइनस XA। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, 300 इंटू XA प्लस 800 माइनस 800 XA। ओके, तो ये कितना आएगा 800 अंदर जाएगा तो 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 300 माइनस 800 माइनस 500 XA। तो XA की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस कैंसल, 40 अपॉन 500 इज इक्वल्स टू ये कैंसल और ये 4 अपॉन 50 दैट इज 2 टाइम्स और ये 25 2 बाय 25 इक्वल्स टू, अभी इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, 2 जीरो एक्स्ट्रा लेकर 25 इंटू 4 5 4 22 8 टाइम्स आएगा, 8 5 40 4 8 16। ओके, 8 टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। ओके, तो कितना आएगा 8 अपॉन 100 दैट इज 0.08। ठीक है, देखते हैं 0.08 दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए ये हमारा आंसर है 0.08। चलिए, तो इस तरीके से हमने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन, थोड़े से एवरेज लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया, है ना। तो अभी तो फिलहाल एक ही चैप्टर का टेस्ट है आप लोगों का। तो जब आप लोग मेन एग्जाम देते हो तो मेन एग्जाम में सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, तो उसमें रिलेटिवली इजी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए, तो बाकी अब बात में, है ना।